हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आगे के क्वेश्चंस को रिज्यूम करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस दिए हमें, उनका नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, मतलब हर एक के लिए अलग अलग देखना है हमें। तो मैंने यहाँ पे गिवन इक्वेशंस लिख ली हैं। अब मैं फर्स्ट ऑप्शन जो है वो नो सॉल्यूशन के लिए इसको चेक करती हूँ पहले। तो हमें पता है कि नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल लाइंस की ये कंडीशन होती है। अब बस मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूंगी। इज नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन -1। तो मुझे तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं फर्स्ट दो इक्वेशन से भी इसको कर सकती हूँ। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 बन गया जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और लैम्डा की वैल्यू +-1 आ गई। सेकेंड ऑप्शन था हमारा फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए जो हमारे पास कंडीशन होती है वो होती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन की। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हम वैल्यूज़ भर देंगे। अब मैं फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट को ले लूँगी अगर, तो वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास +-1। अब मैं यहाँ पे सेकंड और थर्ड पार्ट भी ले सकती थी, बट वो लैम्डा क्यूब बन जाएगा। तो ऐसा करो कि फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को ले लो। तो यहाँ पे ये बन गया लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा या तो 0 होगा या फिर लैम्डा -1 इक्वल टू 0 होगा। तो लैम्डा की वैल्यू 0 और लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे देखो, जो ऊपर भी हमारे पास वैल्यू आई थी वो +-1 थी, नीचे 0 और 1। तो 1 जो है वो कॉमन सॉल्यूशन है, इसलिए लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई। थर्ड पॉइंट था हमारा फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है। तो मैंने यहाँ वैल्यूज़ डाली। अब जो लैम्डा की वैल्यू है इज़ नॉट इक्वल टू +-1। तो इसका मतलब ये है कि +-1 को छोड़कर लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें k की वैल्यू निकालनी है और हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारे पास, मैं यहाँ इक्वेशंस लिख देती हूँ। अब बस मैं यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ, मतलब ax + by + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में दोनों इक्वेशंस को। तो हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि नो सॉल्यूशन हमारा कहाँ होता है, पैरेलल लाइंस में होता है। और पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मैं वैल्यूज़ डाल दूंगी। अब बस वैसे ही फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ले लो सॉल्व करने के लिए k की वैल्यू। तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा k² इक्वल टू 36। तो k की वैल्यू +-6 आ जाएगी मेरे पास। अब मैं चाहे सेकंड या थर्ड पार्ट ले लूँ या फर्स्ट या थर्ड पार्ट ले लूँ, कोई भी पार्ट ले सकते हो आप। मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट ले लिया। वहाँ से मेरे पास एक्सेप्शन निकल जाएगा कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। k की वैल्यू तो निकल ही गई है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो k मैं कॉमन ले लूँगी। तो ये बन गया मेरा k की वैल्यू या तो 0 नहीं हो सकती या फिर k की वैल्यू जो है वो 6 नहीं हो सकती। तो ऊपर हमारी जो वैल्यूज़ आई थी वो आई थी +-6। और यहाँ पे बोल रहा है कि 6 तो हो ही नहीं सकती वैल्यू, इसलिए k की वैल्यू क्या हो गई, -6 हो जाएगी, 6 नहीं होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी की वैल्यू निकालनी है और इन दोनों इक्वेशंस का हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो हमें पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमारे कोइंसिडेंट लाइन के होते हैं, और कोइंसिडेंट लाइन की हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब ये जो दोनों इक्वेशन है मैं बस इनको जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ। अभी जो सेकंड इक्वेशन है इसमें मैं ऐसा करती हूँ माइनस बाहर ले लेती हूँ, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये एक नंबर बन गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म। तो बस अब डाल दो वैल्यूज़ को, ये a1/a2 आ गया, ये b1/b2 और ये c1/c2। तो फर्स्ट और सेकंड वाली पार्ट ले लो पहले, वहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, फिर चाहे सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लेना या फर्स्ट और थर्ड को कर लेना। टू ए माइनस 2b बन गया, और अब बस आगे पीछे करके इनको सिंप्लीफाई कर लो। तो a इज इक्वल टू 3b, मतलब a माइनस 3b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मैंने सेकेंड और थर्ड पार्ट ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, मैं सारी वैल्यूज़ को एक साइड ले आई ताकि जो कटना है वो कट जाए। तो a प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 4 आ गया। अब वो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन बनी, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, a और b की वैल्यू आ जाएगी आराम से। तो मैंने यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करवा लिया, तो ये बन गया -4b इक्वल टू -4। तो b की वैल्यू क्या आ गई 1। अब b की वैल्यू जो 1 है मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल देती हूँ इसको, तो a की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक है हमें p की वैल्यू निकालनी है, और फिफ्थ पार्ट में हमें p और q दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट है, दो इक्वेशंस गिवन है और बोल रहा है कि लाइंस जो है वो पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ बस। तो p की वैल्यू क्या नहीं आ सकती वो निकल जाएगा सेकंड और थर्ड पार्ट से, या फर्स्ट और थर्ड पार्ट भी ले सकते हैं। तो p की वैल्यू 10 नहीं आएगी, तो p की वैल्यू 10 छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स जो हैं वो उसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी, सिर्फ 10 नहीं हो सकता है। सेकेंड पार्ट था हमारा, इक्वेशंस को मैं जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा था हमें फॉर नो सॉल्यूशन आता है हमारा पैरेलल लाइंस में, और पैरेलल लाइंस की इक्वेशन हमारी क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बस वैल्यूज पुट कर दो। फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। p² की वैल्यू आ गई 1, तो p की वैल्यू आ गई ±1। अब सेकंड और थर्ड पार्ट को जब मैं सॉल्व करूँगी तो वहाँ से आ जाएगा p इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो p की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, बट p की वैल्यू +1 हो सकती है, क्योंकि p ऊपर हमने ±1 निकाला था। थर्ड ऑप्शन है, मैंने फिर से इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पे हमें बोल रहा था कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें निकालना है, तो वो किसकी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो उसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। बस वैल्यूज़ भर दो यहाँ पे, तो यहाँ से निकल जाएगा कि p की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। तो
p की वैल्यू जो है वो 9/10 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये जो हमारी गिवन इक्वेशंस है, यहाँ पे सिर्फ p की वैल्यू 9/10 नहीं हो सकती, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर जो है वो p की वैल्यू हो सकती है। फोर्थ पार्ट है, अब यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है यूनिक सॉल्यूशन की। तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारी कंडीशन होती है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम वैल्यूज़ भरेंगे, हम बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो p की वैल्यू जो वो -4 नहीं आ सकती। तो इसलिए p की वैल्यू -4 नहीं आ सकती, बट उसके अलावा उसकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। फिफ्थ पार्ट है, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसकी जनरल फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो पी वाई और क्यू वाई के जो है वो दो पार्ट्स हैं, तो मैं वाई कॉमन ले लूँगी और p + q कॉमन आ जाएगा। तो अब जो है वो यहाँ पे हमें कंडीशन दी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए, और उसके लिए हमारे पास क्या होती है कोइंसिडेंट लाइंस। उसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब इसमें वैल्यूज डाल देंगे। अब ये काट कटा के जो है वो मेरे पास ये वाली कंडीशंस आ गई। तो अब हमें बस p और q की वैल्यू निकालनी है, तो पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से जो है वो p और q की इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब मैं जो है वो सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेती हूँ। ये वाला पार्ट है वो पीछे वाला था हमारा, ये सिंप्लीफाइड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इक्वेशंस मान लेते हैं इनको, ये दो इक्वेशंस थी, इनको मैं सॉल्व करूँगी। यहाँ पे q से q कट गया, मैंने ऐड किया इन दोनों इक्वेशंस को, p की वैल्यू 4 आ गई। ये इन दोनों इक्वेशंस में जिनको मैंने नाम दिए हैं 1 और 2। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो p की वैल्यू भर देते हैं, वहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी। तो q की वैल्यू आ गई 8। तो दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।